हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों का डिमांड था कि सर अभी बीएसएससी का जो है एग्ज़ाम हुआ है ना। तो आप सबको पता है कि ये एग्ज़ाम जो हुआ था 10 अगस्त का पेपर था, है ना। 10 अगस्त 2025 का मैं बात कर रहा हूँ। ये पेपर हुआ था बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का, जिसमें जो क्वेश्चन आया है, जो कि पैटर्न में तो बदलाव इन्होंने किया है बीएसएससी ने। साथ में क्वेश्चन जो है किस बुक से आया है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। हालांकि इससे पहले मैं आपको पोल साइंस का करवा दिया था, सारे क्वेश्चंस कहाँ से आया था वो भी मैं बता दिया था। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और बाकी सेक्शन है वो बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप प्रिपरेशन करें, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से बुक से आ रहा है। और मैं यहाँ पे पुनः कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ पढ़े होंगे, है ना, तो मैं आपको नोट्स में भी मैं दिखाऊंगा कि डायरेक्टली कैसे नोट्स से सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में 135 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स से आया है ना। तो सारी चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर एक बार आप बता दीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आप खुद से भी तैयार करके इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। मैं बुक भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए कहानी को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, है ना। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से, है ना। उसके बाद बिहार स्पेशल, उसके बाद पॉलिटी लगा दूंगा, है ना, उसका जो क्वेश्चन करवा था वो। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स ये सारे लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स। क्वेश्चन था, मुझे पता है कि आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर सी बात है एक जगह रहना ये सबसे बड़ी बात होता है। तो क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नोट्स में कहाँ से है, तो जो लोग पढ़े होंगे जरा सा देख लो। अभी मैं बुक भी बता दूंगा, आप खुद से भी इस बुक को भी फॉलो करके। तो मैंने आप लोगों को जो है, जो लोग पेड बैच में होंगे आपको पता होगा कि भाई गुप्त साम्राज्य पढ़ाया था। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैं अभी ये हाईलाइट नहीं किया हूँ, उसी टाइम किया हूँ। तो जब गुप्त साम्राज्य पढ़े थे तो आप श्रीगुप्त के बारे में पढ़े थे, घटोत्कच के बारे में पढ़े थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया गया। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे आप देख लो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ अच्छे से। देखो भाई, यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में इसका तस्वीर भी मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, और इसका टाइम पीरियड ऑलरेडी यहाँ पे है। इनके जो दरबारी कवि थे, इनका नाम क्या था, हरिसेन, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी इसे जानते हैं। इनकी भाषा जो है आप सबको पता है कि ये संस्कृत है, लिपि जो है ब्राह्मी है, और शैली की मैं बात करूँ तो ये चंपू शैली में बनाया गया। मैं डिटेल में चर्चा कर दिया हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने जो है किसने, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो है रचना किसने किया है, हरिसेन ने। हालांकि जब मैं पढ़ाया हूँ तो एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें के ऊपर मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना। हालांकि इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जो है कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया हूँ, है ना। आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग चर्चा किया था। तो देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, महापद्मनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप जब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि महापद्मनन के बारे में निम्नलिखित कथन में से जो है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो हालांकि आंसर हो जाएगा, इन्होंने, महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया, और ध्यान रहे अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए इन्होंने सिक्के भी जारी किए थे, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, है ना, अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इन्होंने केवल मगध पर शासन किया, जो कि बिल्कुल गलत है। और कह रहा है कि भाई इनका विस्तार नहीं किया था मगध का, जो कि बिल्कुल गलत है ना। ये कैसे पता लगेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। अगला ऑप्शन है, कह रहे कि यूनानी स्रोत उनकी सेना को जो है छोटी और सैन्य दृष्टि से कह रहा है कि महत्वहीन बताते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और अगला जो है करके वे बौद्ध धर्म के महायान शाखा के है संरक्षक थे और भिक्षुओं को दूर दराज के क्षेत्र में भेजते थे, जो कि ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत दिख रहा है। अब यहाँ पे जरा सा देख लो आंसर क्या होगा। अब देखो, जब मैं आपको पढ़ाया था, चैप्टर का नाम है मगध राज का उत्कर्ष, है ना। इसमें आप सबको पता है कि सबसे प्राचीन वंश जो है हर्यक वंश है। सबसे प्राचीन वंश जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वृत्रवत, उसके बाद हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, यहीं से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद मौर्य वंश। तो देखो नंद वंश जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, टाइग्रामिकली पढ़ाया हूँ, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। हम देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई चीज़ों को डिटेल में पढ़ो। देखो नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मनन, डायरेक्टली इन्होंने, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से उपाधि धारण किया था महापद्मनन के बारे में, इसका अंतिम जो है शासक कौन, इन्होंने कौन से सिक्के जारी किए थे, सब कुछ मैं डिटेल में करवाया हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चूंकि ये नंद वंश के बाद जो है कहानी शुरू हो जाता है मौर्य वंश का, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। और मौर्य वंश का जो है अलग अलग जो शासक होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है ना, बिंदुसार होता है, अशोक होता है, वृद्धरथ जो कि अंतिम शासक होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं डायग्रामिकली। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, जैसे मौर्य वंश आप कंप्लीट करते हैं तो उनकी जो प्रशासनिक इकाई है ना, नगर प्रशासन इसका कैसा था भाई, इनको बहुत अच्छे से जरूर करिएगा। गुप्तचर व्यवस्था कैसा था, राजस्व व्यवस्था मौर्य वंश का कैसा था, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो इसलिए भाई आगामी एग्जाम के जो लोग तैयारी कर रहे हो, इनके जो प्रमुख अधिकारी है ना, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ क्या किस नाम से जाना जाता था, मौर्यकालीन जो है सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आप देख सकते हो भाई। ये सब बहुत अच्छे से करना। मौर्यकालीन जो है, मौर्यकालीन कला से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्तूप क्या होता है ना, डिटेल में मैं चर्चा किया हूँ। तो भाई ये सब ना अच्छे से करना, ठीक है।
स्तूप की संरचना कैसी होती है। तो ये सब करके जना इसी लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है जरा सा देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग, अब जाहिर सी बात है जैसे ही पुष्यमित्र शुंग आया तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा शुंग वंश से क्वेश्चन पूछा है, ये चलना चाहिए दिमाग में, तभी चलेगा जब आपका कंसेप्ट अच्छा है। तो कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था। तो जाहिर सी बात है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, है ना। अब यहाँ पे जरा सा देख लो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है ना। लोग अभी मैं देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पे बड़े बड़े कोचिंग वाले को 5-10 क्वेश्चन लड़ जाता है, एकदम कूद रहा है कि देखो डायरेक्टली क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 150 में से 135 क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, और लोग जो आपको दिखा रहे हैं 5-10 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्राह्मण वंश बोलिए चाहे ये इससे जो है आप शुंग वंश भी बोलिए, ठीक है। इसे ही कहा जाता है क्योंकि मौर्योत्तर काल चैप्टर का नाम ही था, मैं आपको डिटेल में पढ़ा हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताता कि विदेशी जो राज्य होंगे, है ना, जो आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो है, ये भारत के खासतौर पे देखा जाए तो मध्य भारत के दौर चल रहा था और उस क्षेत्र में जो है विदेशी लोग आक्रमण किए थे ना, प्राचीन भारत में कह सकते हैं, ठीक है। और देशी ब्राह्मण जो है जिस एरिया में शासन व्यवस्था को चला रहे थे, है ना, तो यहाँ पे मैं डिटेल में लिख दिया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो विदेशी राज्य, मतलब कि विदेशी राज्य से मतलब होगा विदेशी देश जो लोग थे, वो जो भारत के क्षेत्र में जो है अपना शासन व्यवस्था को चला रहा था, जिसमें यहाँ पे हिंदू यमन होंगे, शक होगा, पल्लव होगा, है ना, कुषाण होगा, ये सब होंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा था देशी ब्राह्मण में शुंग वंश, तो शुंग वंश में कौन कौन से लोग अपने शासन व्यवस्था को चलाएगा, क्योंकि ये आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का ही जो है इस क्षेत्र पे आपने शासन व्यवस्था को जो है चलाना शुरू कर देता है। तो जैसे जाहिर सी बात है शुंग वंश के संस्थापक ही पुष्यमित्र शुंग है। तो देखो पुष्यमित्र शुंग के बारे में एकदम बहुत अच्छे से डिटेल में लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, इसका क्या क्या नाम है। और देखो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के बारे में बहुत अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे पॉइंट्स, और इन्होंने जो है कौन कौन से कार्य किए थे पुष्यमित्र शुंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना। इनके पुरोहित का नाम था पतंजलि। इस लाइन से क्वेश्चन ना बिहार के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और डायग्रामिकली मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाया हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, आपने और ध्यान दें ये बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता, उतना ही वीडियो होता है। मैंने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया हूँ, तो लगभग जो है आप देखेंगे तो टोटल वीडियो शायद यहाँ पे 14 वीडियो है ना। इस बैच में मैं दिया था 12 या 14, सॉरी 12 वीडियो दिया था, 12 वीडियो इस बैच में दिया था, और सारे क्वेश्चन यहीं से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं बता दूंगा, बुक भी अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे पेड बैच में, बीएसएससी सीजन 4 हो या इंटर लेवल हो, है ना, या फिर इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करो, तो आराम से जुड़ सकते हैं। ये बैच जो है शुरू हुआ है 11 तारीख से, है ना, 11 अगस्त से, मतलब यानी कल से बैच शुरू हो गई है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, इसमें रीजनिंग, मैथ्स, ये जो जीएस आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज़, इसमें आपका हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब पढ़ाया जाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। साइंस में आपका जो है देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिलेगा, और इसका जो फ़ी है मात्र 1499 है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे थे क्या ई बुक मिलेगा, नहीं नहीं, ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, एप्लीकेशन पे जाके ई बुक देते हैं, हाँ, जो कि आप उससे डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो मैं PDF दूंगा उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो, और सारे सेक्शन का आपको वीडियो क्लास मिलता है, प्लस जो है हैंड रिटेन नोट्स मिलता है, PDF मिलता है, ठीक है। और PDF आप देख ही रहे हैं कितना मेहनत किया गया है। आप लोग अगले 100 दिन में इसे पूरा करेंगे या 120 दिन में पूरा करेंगे, मैं करवाऊंगा, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है। तो जो लोग इस बैच में जुड़ के पढ़ना चाहते हो, एकदम मैथ्स, रीजनिंग माइंड में सेट कर देंगे, जीके जिसका सारे सेक्शन माइंड में सेट कर दूंगा। हाँ, जितना दूंगा बस उतना करते जाना है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका फी मैं पुनः कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये 15 अगस्त के लिए इसे छूट स्पेशल ऑफर आप लोगों को दिया गया। और अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा बता दें, इसमें जो है ना 30 जो है फुल लेंथ टेस्ट भी शामिल है। फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट तो होगा ही, फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें जो है 30 शामिल है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल में आपको पता ही है कि देखा जाए तो 12 सब्जेक्ट है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सब्जेक्ट पे मात्र आपको 100 रुपया लग रहा है ना। और स्टैटिक जीके शामिल कर दो 13-14 सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो आप नंबर देख रहे हैं 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। हालांकि आपको कॉल करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, है ना, 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट करके 9 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्लास शुरू है कल से, तो भाई जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो पीछे हो जाओगे, फिर आपको दिक्कत होगा, है ना। और ध्यान दें, एक दिन में आपको 4 क्लास मिलता है, ठीक है। तो और ये वीडियो का जो लेंथ होता है ना, ये 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है, तो आराम से आप हंसते खेलते पूरा कर लेंगे, और जो दिया जा रहा है बस उसको पूरा करते जाना है। वीडियो देखना है, मैं वीडियो में सारी चीज़ें माइंड में सेट कर दिया हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय
बिहार में किस सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन देखो, मुझे पता है कि भाई आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। भाई देखो, ये ना मैं आपको दो जगह, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया हूँ, वहाँ पे भी पढ़ाया हूँ, और मध्यकालीन भारत का इतिहास जब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ कि भारत पर जो है प्रमुख जो आक्रमण हुए थे, है ना, तो उसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। प्रमुख जो है प्राचीन विश्वविद्यालय में आपको मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, आप काहे के लिए बोलिएगा क्वेश्चन। और ये एक जगह कंपाइलेशन करके दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तक्षशिला है, नालंदा है ना। तक्षशिला के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँ कि भाई प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, टाइम पीरियड इसका कौन सा है ना, सब कुछ। ये कौन सा केंद्र था, ये सारी चीज़ें एक मिनट यहाँ पे मैं बताऊँ। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी देख सकते हैं, वर्तमान में कहाँ पे है, तो बिहार के भागलपुर जिला में, है ना। कौन बनवाया है, तो आप देख सकते हैं पाल शासक जिसका नाम है धर्मपाल, और टाइम पीरियड के साथ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, है ना, देख सकते हो। इसका जो टाइम पीरियड था धर्मपाल का 783 से लेके 820 ईसा पूर्व तक, है ना, देख सकते हो। और आप सबको मैं बता दूँ, बख्तियार खिलजी द्वारा जो है इसे खत्म किया गया था, और लगभग कब किया गया था, तो 1193 ईस्वी में। ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं लिखा हूँ, उसके टाइम लिखा हूँ। वल्लभी के बारे में भी लिखा हूँ, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली से शुरू हो जाता है, और डिटेल में चर्चा किया हूँ। तो आंसर जाहिर सी बात है, आंसर क्या होगा, डी, आप लोग आंसर डी, ठीक है। तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का, देखो क्वेश्चन जैसे ही आप देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुआ था। जाहिर सी बात है, हर एक बुक में मिल जाएगा, लेकिन एक जगह मिलना सबसे जो है अच्छी बात है। देखो भाई, हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा 12 मार्च 1930। देखिए गांधी जी के बारे में मैं कैसे पढ़ाया हूँ कितने अच्छे से। महात्मा गांधी के बारे में आप देख सकते हैं, इसका जो टाइम पीरियड रहा है, इसका जन्म आप सबको पता है कि 1859 से लेके, और जाहिर सी बात है 1948 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो सब कुछ लिख दिया, उसका नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, जन्म कहाँ पे हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, विवाह किसके साथ हुआ था, इनके 4 पुत्र थे, सबके बारे में लिख दिया हूँ, है ना। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जो एक्टिविटीज़ हुआ था, आप देख सकते हो, जो भी संस्था का स्थापना किया था, सब यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का जो है भारत जब आगमन होता है, तो इनका जो प्रारंभिक आंदोलन होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने हिस्सा लेता है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है, खेरा सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, शिवरे की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिक जीके में जोड़ के। और इसे डिटेल में लिख दिया हूँ, सब कुछ आप देख पा रहे हो, एक एक पॉइंट में डिटेल में लिखा हूँ, आप देख सकते हो। तो सारे क्वेश्चन जो पढ़ा है वहीं से आया है, मेहनत किया गया भाई। अगला क्वेश्चन और है आपके सामने, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। अगला क्वेश्चन और है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि, एक मिनट में जूम कर लो, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, मैं दिखा दिया हूँ महात्मा गांधी, ये आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं इसे भी जूम कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। कह रहा है कि 1917 में, या 1917 के चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह था। तो ये पूछा है कि इसके बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो आप सबको पता है, यहाँ पे 3 कठिया कृषि प्रणाली को समाप्त किया गया था, है ना। चूँकि 3 कठिया कृषि प्रणाली क्या है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा आप बोल सकते हो कि 20 कट्ठा ज़मीन पर जो है 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। और यहीं पर जो है किसान यहाँ से परेशान थे, चूँकि नील का जो जड़े होता है बहुत अंदर तक जो है ज़मीन में जाता है, और कहीं ना कहीं ज़मीन को ये बंजर बना देता है। लगातार 1-2 साल अगर नील की खेती वहाँ पे होता है तो किसान परेशान थे, और जो सही रेट था वो भी नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से ये सब हुआ था। मैं डिटेल में चर्चा किया हूँ, आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली से मतलब होगा कि भाई 20 कट्ठे ज़मीन में 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। और हालांकि देखो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो पढ़ाया हूँ ना, मैं पुनः कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, और आप ये मत सोचेगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो है। मैं वीडियो में ये जो कंप्लीट करवाया था आपको आधुनिक भारत का इतिहास, ये लगभग जो है, ये भी इस बैच में लगभग जो है 15 वीडियो में ये पूरा हो गया था, पूरा करवा दिया था, ठीक है। और वीडियो का लेंथ वही 30 से 35 मिनट का रहता है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। कारण भी आप मेंस में भी लिख सकते हो इवन, अगर आपको ये सारे की पॉइंट पता है। प्रतिक्रिया क्या निकल के आया था आपके सामने, आप देख सकते हो, है ना। और सहायक, जाहिर सी बात है, कौन कौन से होगा, इस लाइन से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, बिहार के तमाम एग्जाम में आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और 3 कठिया पद्धति को यहाँ पे समाप्त किया गया, परिणाम क्या निकल के आया था आप देख सकते हो। तो यहाँ इसी लाइन से क्वेश्चन नहीं था, है ना, देखिए लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया था, देखो है। तो और यहाँ पे अलग अलग जो उस समय जो नेता थे, उन्हें कौन कौन से उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था, मैं सब की पॉइंट लिख दिया हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है मैं मॉडर्न हिस्ट्री करवा देता हूँ, बाकी जो एंशिएंट रह गया है मैं वो भी अभी करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन है 74 नंबर का, देख सकते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषी जो है द्विभाषी
साप्ताहिक होना चाहिए, साप्ताहिक जो है प्रकाशित किया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे दबा दिया गया था। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ना मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का पॉइंट्स दिया हूँ, देख सकते हो, डिटेल में यहाँ पे चर्चा किया हूँ, ठीक है ना। इसका आंदोलन का विकास कहाँ से होता है सब कुछ, और इसके बारे में सारे डिटेल में चर्चा किया था। और इसका हालांकि आंसर जो हो जाएगा भाई आप देख सकते हो बिहार सत्याग्रह समाचार, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, डिटेल में चेक। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जैन धर्म से, है ना। क्वेश्चन पूछा है कि महावीर ने अपना दूसरा जो है ना दूसरा जो है संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। आंसर हो जाएगा पाप। और मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हूँ ना। जैन धर्म में प्रथम जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी के बारे में आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं तो कल यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया हूँ। और ये जो क्वेश्चन का जो लाइन पूछा गया था आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ से, है ना। ये पावापुरी आप देख सकते हो, टाइम पीरियड भी पावापुरी है कहाँ पे, तो बिहार के राजगीर में आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसके बाद ही मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे की पॉइंट्स लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो पुनः कह रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी यार बैच में जुड़े हों पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करिएगा। अब आ जाते हैं भाई, देखो बिहार स्पेशल का अगला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको सारे लाइन टू लाइन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन मेरे नोट्स में ऑलरेडी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बिहार स्पेशल का नोट्स है जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। यूट्यूब पे भी ये वीडियो पढ़ा होगा, जाकर देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, लगभग 7-8 वीडियो है। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे बिहार की आधिकारिक भाषाएँ कौन सी है, ठीक है। तो जाहिर बात है आंसर जो है हिंदी और उर्दू है। बिहार की जो है पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है आधिकारिक भाषा, ठीक है ना। देखो भाई बिहार स्पेशल बिहार का ना एक पेज से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक तो आपसे यहाँ पे देखो ये पेज आप देख लीजिएगा पहला, और ये मैं डायग्राम भी बना दिया। बिहार का राजकीय पक्षी भी पूछा गया था ना, तो अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। राजकीय पक्षी कौन सा है भाई, तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा, गोरैया। ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन आगे है। हालांकि ये राजकीय प्रतीक में आप देख लो तो ये बौद्ध वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। डिटेल में चर्चा किया हूँ, तो देखो आपके सामने है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिहार को पहली बार किस वर्ष जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक प्रांत बनाया गया था। तो जैसे बात है 1912, और ये मैं लिख दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं। डिटेल में चर्चा किया हुआ ना, बिहार को बंगाल से जो अलग हुआ था किया गया था, अलग प्रांत बनाया गया था जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल था 1912 में, ठीक है। आप देख सकते हो डिटेल में चर्चा किया। और ये क्वेश्चन आ ही गया, मैंने आपको दिखाना भूल ही गया था। देखो यहाँ पे है ना, अगला क्वेश्चन था। अभी मैं पुनः करूँ, स्पेशल बिहार का मैं सिर्फ 8 वीडियो दिया हूँ। बिहार का कोई भी एग्जाम नहीं है जो कि वो जो 8 वीडियो है यूट्यूब पे मैं फ्री में दिया हूँ वो वीडियो। बाकी क्लास तो पेड क्लास में है। बिहार स्पेशल यूट्यूब पे है, करंट अफेयर्स यूट्यूब पे है, सारे क्वेश्चन वहीं से आया है, जाके देख लेना। अभी यूट्यूब पे 8 वीडियो पर होगा, मिला लीजिएगा। बिहार का कोई भी एग्जाम हुआ होगा ना तो सारे क्वेश्चन वहीं से आया है उसी वीडियो से। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है। तो देखो भाई घरेलू गोरैया हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख दिया ना, देख सकते हो। मैं तस्वीर डायग्राम भी बना दिया हूँ, आप देख सकते हो तस्वीर के साथ सब कुछ आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन आसान है ये सब, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है। तो अब ये भी मैं देखो कहाँ पे, तो डायग्रामिकली मैं पढ़ा दिया हूँ, आप देख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा दिया हूँ कि देखो भाई उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के साथ, सॉरी यूपी बोल रहा हूँ, नेपाल के साथ बिहार के साथ जो है आप देख सकते हो सीमा साझा करते हैं 7 जिला। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। देखो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ ना, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में जो है यूपी, आप देख सकते हो यूपी लिख दिया हो। और डायग्राम से जो है दक्षिण में आप देख सकते हो झारखंड लिखा हूँ, जो कि 8 बिहार के जिला अपना सीमा साझा करता है। डिटेल में जिला का नाम भी, तो जाहिर सी बात आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। भारत के 3 राज्य जो है बिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन है, एक भी बाहर नहीं है। तो और ये भी देखो श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारे की पॉइंट्स आपके सामने है। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अनुग्रह नारायण टिक करेंगे, लेकिन शुरुआत की बात करें तो शब्दों को। अगला क्वेश्चन, हालांकि ये छूट गया था क्या, ये भारत नेपाल के बीच में जो आप देख सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला जो किया गया था संगोली की संधि, बहुत डिटेल में चर्चा किया मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। देखो ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, तो करंट अफेयर्स के लिए अगला मैं रख दूँ, करंट अफेयर्स और साइंस में अगले वीडियो में करवा दूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन ज़्यादा है, लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 24 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है और साइंस का 25 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी का मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया था यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जो लोग पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं पुनः कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, तो कंप्लीट बैच है ना, ऑलरेडी यहाँ पे छूट दे दिया गया। मैं पुनः कर रहा हूँ, इसमें आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, एकदम रीजनिंग भी जीरोस पढ़ाया जाएगा, मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस का सारे सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब कुछ। और आपने देखा ही है जिस तरीके से नोट्स दिया जाता है ना, सारे सेक्शन क्लास मिलता है, साइंस के सारे सेक्शन। तो इसका फी पुनः कर रहा हूँ कि इसका 1499 है, ऑलरेडी कम कर दिया गया इसमें,
टेस्ट भी 30 फुल लेंथ टेस्ट तो शामिल है ही, साथ में सेक्शनल टेस्ट तो बहुत सारे होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर वही है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप देख सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है, ठीक है, पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं पॉलिटी वाला सेक्शन पे। लगभग जो है 17 क्वेश्चन आया था, तो पहले हम लोग पोल साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, भाई आखिर क्वेश्चन आया कहाँ से था, है ना। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को 1 to 1 डिस्कस करेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन उठा के पूछे गए। मैं पुनः कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे बुक भी बताऊंगा, आप उस बुक को खुद से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन जो है ना, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। जाहिर सी बात है आंसर होगा सी। नोट्स में कैसे है देखो भाई, चैप्टर का नाम है, भाई चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ, जो लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ या पढ़ चुके हो, है ना। तो भारतीय संविधान का यहाँ पे ये छोटा सा आपको क्योंकि एक ही स्क्रीन पे दो PDF मैं लगाया हूँ, तो जाहिर सी बात है एक छोटा दिखेगा जरूर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है देखो, ये इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से देखा जाए लगभग 1 पेज का है और 5 क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन भाई जाहिर सी बात है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा गया है 9वीं अनुसूची को, देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के, और ये हाईलाइट अभी नहीं किया हूँ, पहले है 1991 द्वारा, है ना, संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ी गई है, और आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और देखो क्वेश्चन जाहिर सी बात है बुक में भी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जगह कंपाइल करके आपको दे दिया जाना, ये सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पे आपको मिला है और डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी, और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था। आप देख सकते हो क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो आइए थोड़ा सा मैं नोट्स पे लेके जाता हूँ, उसी पेज में है ना। अब 8वीं अनुसूची पे चले जाइए। अब यहाँ पे देख लो भाई, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं बुक्स का भी नाम बताऊँगा कैसे एक ही जगह आप चीज़ों कर सकते हो। तो 8वीं अनुसूची यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 22 यहाँ पे इसमें जो है 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मैं लिखा हूँ, है ना। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो 14 भाषा थी। अब यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन को समझो, मैं पुनः रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषा के बाद सबसे पहले जोड़ी गई, है ना, और किस वर्ष शामिल किया गया। ये तो देखो मैं क्या लिख दिया हूँ, भारत की जो है 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, लेकिन आप देखो 1967 ईस्वी में कितने नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था। आप देख सकते हो, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। हालांकि इसके बारे में डिटेल में लिख दिया हूँ, यहीं से देखो इस लाइन से एक क्वेश्चन और था, है ना, इसी लाइन से देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था, क्या था। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता देता है। भारत की 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाषा नहीं है 22 में से। अब कैसे आपको पता लगेगा, जरा सा देख लो भाई। देखो यहाँ से हमने बहुत कार्य से 2003 में 92 नंबर का संविधान संशोधन होता है, इसे ट्रिक से मैं रटवा दिया हूँ, है ना। तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए 2003 में। देखो संथाली, मैथिली, डोगरी, जाहिर सी बात है ये है, तो इसका मतलब कौन नहीं है, तो आप कहेंगे सर भोजपुरी नहीं है ना। एक लाइन, एक पॉइंट से आप देख सकते हैं 2-2 क्वेश्चन। इस पेज से 5 क्वेश्चन आया था, है ना, ध्यान रहे, इस पेज से 5 क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे जब आपका कंसेप्ट अच्छा है। 1 लाइनर रटने से आपका काम नहीं चलने वाला था। इस क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन 1 लाइनर, लेकिन कंसेप्ट आपका अच्छा है तभी बना सकते हो। क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये कहाँ से पूछा गया था। देखो भाई मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अब देखो मैं जो आपको विधान परिषद को पढ़ाया था, आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विधान परिषद के बारे में बेसिक बातें, एकदम किसी भी एंगल से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, और ये सब आपको ट्रिक से माइंड में सेट कर दिया हूँ। चूंकि आपको मैं बता दूँ, मैं पोल साइंस पढ़ाया हूँ मात्र 15 वीडियो में, और इस वीडियो का लेंथ जो है 30 से 35 मिनट का होता है। 15 वीडियो में पूरा पॉलिटी खत्म है, ठीक है। आप देख सकते हो कितने राज्य में विधान परिषद है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है इस लाइन से देखो, इसका जो विधान परिषद का जो अवधि है ना, यहाँ पे क्या होता है, विधान परिषद क्या है, अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। यह उच्च सदन होता है। देखो यही लाइन है, यहाँ पे सेम टू सेम लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोल रहा था कौन सा कथन सही है, ये पूछा था कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और सेम टू सेम लाइन यहाँ पे लिखा हूँ ना, आप देख सकते हो।
प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितना, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह उच्च सदन है, यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे इनके सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है दूसरा ऑप्शन में, सॉरी तीसरा ऑप्शन में, कि सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, गलत है ना, 6 वर्ष के लिए होता है ना, आपको पता होना चाहिए। और विधान परिषद का कह रहा है कि हर 5 वर्ष भंग होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये कभी भंग होता ही नहीं है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ इसको कि मत पूछिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है, ये पूछा था। देखो भाई मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। इसका जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होता है, लोकसभा के विपक्ष नेता होता है ना, आपको पता होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होता है। और देखो इस लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैं आगे दिखाऊंगा, डिटेल में चर्चा किया हूँ, है ना, कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन होता है ना, इसके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत कायदे से कितने लोग होते हैं, इसमें सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सब कुछ मैं आपको बहुत कायदे से, लोकायुक्त वाला जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी पढ़ा चुका हूँ बहुत कायदे से। आगे मैं डिटेल में चर्चा करूँगा इसके बारे में भी, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, आप देख सकते हो, एक ही नोट से, भाई ऐसे नहीं कि अलग अलग नोट से, एक ही नोट से क्वेश्चन है अगला कि भाई भारतीय संविधान की, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन से, तो 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है सूचियाँ क्रमशः राज और संवर्ती विधायी शक्ति को परिभाषित करता है। अब देखो भाई यहाँ पे वही मैं बोला हूँ ना कि भाई 5 क्वेश्चन तो एक चैप्टर जो मैं पढ़ा हूँ 1 पेज से आया है। देखिए भाई साहब, आंसर मैं थोड़ा सा आपको आंसर तक लेके चलता हूँ। सबसे पहले 7वीं अनुसूची पे लेके चलता हूँ। देखो आप एक अक्षर नहीं, ये हाईलाइट मैं अभी नहीं किया हूँ, जिस समय पढ़ा था और नोट्स में आपको दिया हूँ उसी समय हाईलाइट किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो। और देखो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इतने डिटेल में पढ़ा हूँ और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूची दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो डायरेक्टली क्वेश्चन इस लाइन से पूछा गया है ना, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, आपने देख लिया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का प्रस्तावना, आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ी बात होता है ना कि भाई एक जगह मिल जाना, एक शॉर्ट नोट्स में कंपाइल करके, ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँ, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई। देखो भाई आइए देखते हैं अगले चैप्टर में। अब देखो जो लाइन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस लाइन को देखो, वही लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान सभा, है ना, देखो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाया गया, अपनाने की बात कर रहा है, वही शब्द मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो 26 नवंबर, इस लाइन को देखो भाई साहब, 26 नवंबर 1949 को जो है ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तावना भी लिखा हुआ है, को अपनाया गया, ठीक है। उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे, जो कि मैं डिटेल में चर्चा कर लिया हूँ, है ना। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था आप देख सकते हो, ये भी मैं डेट लिख दिया हूँ एकदम डिटेल में, आप देख सकते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये सब ट्रिक से मैं रटवा देता हूँ वीडियो में, आपको पता होगा जो लोग पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है ना। हाँ, तब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं सारे का आंसर बताते जा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता। ये क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। क्वेश्चन क्या है भाई, जरा सा देखो। क्वेश्चन कह रहे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का जो है कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्या, कौन सा लाइन पकड़ना था आपको, पर्यावरण संरक्षण। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, मौलिक कर्तव्य जो पढ़ाया हूँ वहाँ पे लेके चलता हूँ टॉपिक में, और इसी पीडीएफ में, अलग से नहीं है ना, आप देख सकते हो। ये चैप्टर है नागरिकता से आगे जैसे ही जाएंगे तो मौलिक अधिकार आ जाएगा। मूल अधिकार बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ, मूल अधिकार से भी 1-2 क्वेश्चन शायद आया है, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जैसे आप जाएंगे फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य मैं आपको पढ़ाया हूँ, सॉरी मैं मौलिक कर्तव्य बोल दिया हूँ, माफी चाहता हूँ। नीति निर्देशक तत्व चैप्टर का नाम है, ठीक है, भाग 4 में आता है। देखो कितनी अच्छे से, है ना, और डायग्रामिकली मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। पहले तो मैं आपको रटवा देता हूँ, माइंड में सेट कर देता हूँ। और देखो गांधीवादी इसमें कितने आर्टिकल है, समाजवादी आर्टिकल कितने हैं, उदारवादी तत्व इसमें कितने शामिल किया, मतलब इसमें कितने आर्टिकल है, इस तरीके से मैं 1 to 1 समझा दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया आर्टिकल, अच्छा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मैंने कितने डिटेल में पढ़ाया हूँ आपने देखा है। मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आगे, ठीक है, एक एक करके दिखाऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसे भी देख लो, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसका आंसर हालांकि ये हो जाएगा भाई, देखो आंसर बी हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा 48 का बी में क्या लिखा हूँ, जरा सा देखो, ये अभी नहीं लिखा हूँ और अभी हाईलाइट नहीं किया हूँ। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, ये दोनों शब्द आपको दिखा है, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन दोनों शब्द दिखा है ना, एवं वन्य जीवों के लिए। आप देख सकते हो सेम लाइन है जो मैं बोला हूँ और लिखा हूँ, उसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
और यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया था। ये 48 का ए में है, 48 का ए में है। किसी बुक में आपको मिलेगा ना सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ देगा, लेकिन नोट्स का यही खासियत है कि बारीकी से आप लोगों को, जाहिर सी बात है मैं अगले 100 दिन में या 70 दिन में 80 दिन में कोर्स कंप्लीट करवाता हूँ, लेकिन बाबू इसमें मेहनत जो किया जाता है ना, कई सालों का मेहनत है, कई बुक का कंपाइलेशन है, जो कि एक जगह एक नोट्स में आपको तो नहीं मिलेगा, जो कि काम किया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो। मैं दिखाऊंगा करंट अफेयर्स का, दिखाऊंगा साइंस का, दिखाऊंगा ज्योग्राफी का, दिखाऊंगा ज्योग्राफी हालांकि कम क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन यहीं से आया है, मैथ्स का, रीजनिंग का दिखाऊंगा, तो कैसे क्वेश्चन आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पे दे रहा हूँ ऑथेंटिकेशन है, जो चीज़ें देता हूँ आता है, चूँकि मेहनत किया गया आप लोगों के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कल एग्जाम दे के निकले थे, सर आपने तो जो पढ़ाए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आया था, है ना। और हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि इतने कम फी में कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रहा है, मिल जाएगा, और आप देख रहे हो मैं दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि बहुत मेहनत किया गया। आपको मार्केट में जितना मैं क्लास करवा देता हूँ ना, मार्केट में बुक नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग आपके साथ मैं सोचता हूँ कि ये करता है कि भाई आपको कोर्स में ज्वाइन करवा लेता है, सिर्फ आपको PDF देके और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके भगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो देता हूँ, एकदम थ्योरी क्लास, उसका 103 नोट्स PDF मिलता है, ऑल सब्जेक्ट्स है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, है ना, सब कुछ को सारे सेक्शन का आपको क्लास मिलता है। ठीक है, तो आप चाहे तो जुड़ सकते हो, बाकी आप लोग समझदार हैं, हम आपके सामने सारी चीज़ें प्रस्तुत कर ही रहे। मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, आगे बताऊंगा लास्ट में कि क्या एग्जाम के पैटर्न में जो चेंज हुआ है। मतलब कि आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन जो है GK GS का आया है, इसमें देखा जाए तो 25 क्वेश्चन साइंस का है, और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है ना, और 50 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बहुत कम क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन ही है, इकोनॉमिक्स का, पोल साइंस का, हिस्ट्री का, और इसका बुलबाला है। ठीक है, तो चर्चा करेंगे। बिहार स्पेशल का भी बहुत बड़ा योगदान है, लगभग 5-6 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आपको कवर करने हैं, क्योंकि BPSC कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। देखो भाई, BPSC ट्रेंड चेंज करे या कुछ भी करे, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है ना, तो जाहिर सी बात है, मान लो कि इस बार पोल साइंस से देखा जाए तो कितने क्वेश्चन पूछ दिया है, लगभग 17 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो पोल साइंस आप अच्छे से पढ़े हो तो भाई चाहे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे, कभी क्या करता है ज्योग्राफी से 12-15 क्वेश्चन, पिछले बार CGL 3 का एग्जाम हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन पूछ दिया था इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप सारे सब्जेक्ट तैयार करो ना, ताकि किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। इकोनॉमिक्स का तो भाई लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली नोट्स आया है, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ उसमें भी वैसा ही है। साइंस का भी वही हाल है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेके चलता हूँ अगला क्वेश्चन, जरा सा देख लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, आप देखो, ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपका कंसेप्ट अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा देखो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन, इस लाइन को पढ़िएगा, कह रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ। हाँ, कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। क्या ये कथन सही है, मतलब कि अभिकथन सही है, चर्चा करेंगे। दूसरा कह रहा है कि संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को जो है सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्या जो है प्रावधान है, क्या सही है। तो मैं पहले आपका इसका आंसर बता देता हूं। तो भाई देखो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन से मतलब होगा राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या करे, कारण है कि संविधान के किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए संसद के दोनों सदन, आप देख सकते हो, दोनों सदन से मतलब होगा राज्यसभा और लोकसभा, डिटेल में समझाया हूं। तो कह रहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो भाई कथन और कारण, सॉरी, ये गलत है बाबू, ये गलत है। संविधान के में जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो गतिरोध सुलझाने के लिए क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं होगा, आर नहीं है, सिर्फ कथन पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला सही है, तो आंसर ये होगा कि अभिकथन सही है और आर जो है गलत है। ये कहाँ से पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो मैं पढ़ाया हूँ, अब देखो डायग्राम से समझाया हूँ। कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव, और यहाँ से कार्यपालिका के बारे में बोला हूँ कि भाई संघ की कार्यपालिका आप देख पा रहे हो, राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का जो निर्माण होता है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका का जो निर्माण होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, ये 4 स्तंभ होता है, आप देख पा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन किस लाइन से आया। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखो इस लाइन में भी हालांकि वो चीज़ आपको दिख जाएगा, है ना, बहुत कायदे से मैं करवाया हूँ। उसके बाद आगे जैसे बढ़ोगे तो संघ की कार्यपालिका मैं पुनः कर रहा हूँ। अब ये सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से बाबू पढ़ लो। अब देख सकते हो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत कायदे से पढ़ा हूँ, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, बहुत कायदे से, है ना। मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और दिखाते जाता हूँ सारी चीज़ें, इसलिए गलती मत करिएगा। महाभियोग का प्रावधान क्या होगा, है ना, लोकसभा, क्योंकि जो संसद में पढ़ा हूँ ना, यहाँ पे देखो लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का मैं बात कर रहा हूँ तो, है ना, महाभियोग के बारे में बोला हूँ कि ये 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को आपको ये सूचना देना अनिवार्य है। ये लोकसभा में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, राज्यसभा में लाया जाएगा तो इसका प्रावधान क्या होगा। और इसी लाइन सबसे तो क्वेश्चन आता है, मैं तो पहले भी बोला हूँ, आप देख सकते हो।
है ना। अगर इस लाइन को अच्छे से कवर किया तो यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे या टॉपिक पे कमांड होगा तो आराम से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस लाइन को देख लो, विधायिका से यहाँ से आप देखेंगे तो संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका में हम लोग जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है ना। किसे उच्च सदन कहा जाएगा तो राज्यसभा को, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाएगा। सेम कंडीशन राज्य विधानमंडल में भी है, वही कंडीशन। अब देखो ये एक एक लाइन, ये जो क्वेश्चन था ना भाई, आप इस चैप्टर को कंप्लीट किए हो ना अच्छे से, तो भाई किसी भी 2-3 लाइन में आपको ये हर जगह दिख जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबू अच्छे से पढ़ो। देखो कितने अच्छे से डायग्रामिकली मेंशन कर दिया हूँ, तो जो लोग बैच में जोड़े हो, है ना, तो कम से कम इसे एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर लो ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, चलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि अधिकार परीक्षा रीट तब जारी हो सकता है, ये कब जारी होगा। तो आप कहिएगा सर आपने तो फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, मौलिक अधिकार, वहाँ का क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल सही है, देखो दिखा। अब देखो भाई यहाँ पे ये जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो मैं पढ़ाया हूँ, उसमें जाहिर सी बात है ये भाग 3 में प्रावधान है इसके बारे में। अनुच्छेद जो है 12 से 35 में ये सारी चीज़ें मेंशन है, डिटेल में लिख दिया हूँ। आप देख सकते हो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा आर्टिकल 32 पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल 14 है ना, 13 भी मैं पढ़ा दिया हूँ, 12 भी पढ़ा दिया हूँ, लोग नहीं पढ़ाते मैं पढ़ाता हूँ, 15 भी पढ़ाया हूँ, है ना। बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, एक एक लाइन जहाँ से क्वेश्चन आता है आप देख सकते हो, डायग्रामिकली सब कुछ है। तो चलो भाई यहाँ पे ये कौन सा है, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, पढ़ लेना, है ना, अगले एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हो। देखो 28 आ गया, 28, 29, 30। देखो आर्टिकल 32 में क्या मैं पढ़ाया हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और लास्ट में है यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखो आपके सामने है ना, क्या नाम है भाई, अधिकार परीक्षा, है ना। इस लाइन को समझो और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन है, यह रीट किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन, है ना, माफी चाहता हूँ, कह रहा है कि यह रीट किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। कब किया जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है तब जारी किया जाएगा, देख सकते हो। और इसी लाइन से क्वेश्चन है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें जो देता हूँ, और आप खुद से करिए, ये सारे टॉपिक अच्छे से करिए फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना हो, है ना। तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आर्टिकल 32 और फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। तो इसलिए जो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि ये कौन जारी कर सकता है ना, आप देख सकते हो। तो ये भी आपको, है ना, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जरा सा देख लो कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की जो है विशेषता नहीं है। देखो भाई भारत में, अगर मैंने नागरिकता अगर वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ, इससे पहले नागरिकता ही था। भारत में क्या है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फंड, है ना, सिटीजनशिप चैप्टर का नाम ही है ना, यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपको नहीं है ये छांटना था, तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है ना। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि एक पॉइंट जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है ना, दोहरी नागरिकता के बारे में लिख दिया हूँ कि इसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से। नागरिकता जो है समाप्त कैसे हो सकता है, ग्रहण कैसे कर सकते हैं, प्राप्त करने का, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो। और इसी लाइन से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है, देख लो, कह रहे कि 1993 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत ने जो है किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की। अब देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो त्रिस्तरीय आप सबको पता होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ नोट्स में, देखो भाई यहाँ पे मैं पुनः रिपीट करता हूँ। देखो 11वीं अनुसूची जब मैं पढ़ाया था, हालांकि पंचायती राज व्यवस्था जो पढ़ाए थे वहाँ पे भी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हो 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे लागू किया गया है। और 12वीं अनुसूची में आप देख सकते हो 74वां संविधान संशोधन, और डायरेक्टली इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। तो आंसर क्या होगा भाई, 20 द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हो कि 1976वें राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत जो है भारत रत्न से जो है किनको सम्मानित किया गया था, मैं आपको बता दूं। ये जो है लाल बहादुर शास्त्री, वो अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुआ है। तो भाई इनके भी डिटेल, इनके लिए भी मैं डिटेल में चर्चा किया हूँ, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जो भी प्रधानमंत्री का लिस्ट है वो मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे। और इनके लिए जैसे 3 प्रधानमंत्री जो थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु जो उनकी पद
जो आप अपने पद पे थे, मतलब कि अपने पदावधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई था। और मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को यहाँ पे हुआ था, ताशकंद में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके 10 साल बाद है ना 1976 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो कितने अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन किया हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे था आप लोगों के सामने कि पंचायती राज मंत्रालय, अच्छा पंचायती राज, एक मिनट मैं जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की जो है देख रेख करता है। तो जाहिर सी बात है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देख रेख करता है। तो मैं विकेंद्रीकरण, बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं बहुत कायदे से ये सब आपके नोट्स में ही दिख जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ, लगभग 17 क्वेश्चन था, 16-17 क्वेश्चन है ना। हालांकि ये क्वेश्चन पोल साइंस का नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको बता दे रहा हूँ 44 नंबर का, कि क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ष नासिक के जो है कालाराम मंदिर में जो है, यहाँ पे मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। हालांकि ये किया था 1927 ईस्वी में, हाँ, लेकिन मैं ये नोट्स में नहीं है, लेकिन ओवरऑली मैं इसके बारे में डिस्कस किया था जब मैं आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ाया था, तो है ना। तो आप देख सकते मतलब कि 100% क्वेश्चन जो है पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है नोट्स।